Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So this book has been particularly edited by Mr. John N. Cummings and Mr. Michael Kremer, and had been first published by Blackwell Scientific Publications, Oxford. So we had already begun with the chapter called Clinical Aspects of Pituitary and Adrenal Disorders few videos back, and which has been particularly, this chapter has been particularly authored by Mr. J.D.N. Nabarro. तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर से और इसकी नॉलेज, इस चैप्टर में जो नॉलेज है वो 1957-58 तक जो भी डिस्कवरीज हुई थी तभी तक की है. तो आज का जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंडर से हम कवर करें एडिसन्स डिजीज़, जो कि आज जो है हाइपोकोर्टिसोलिज्म के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें बेसिकली ये होता है कि एड्रिनल ग्लैंड्स जो है सफिशिएंट स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करती है. अब इस चैप्टर में इसके बारे में क्या दिया हुआ है वो हम जानते हैं. तो जबकि ये बात हो रही है 57-58 की, तब ये ऑथर ने बताया कि तब ये पॉसिबल हो गया था टू मेजर द लेवल ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन इन द ब्लड एंड यूरिन. एंड इन केसेस ऑफ सिवियर एडिसन्स डिजीज लेवल्स जो है हाइड्रोकोर्टिसोन की ब्लड और यूरिन में बहुत लो आती थी. नॉर्मल पर्सन में इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड एंड हाइड्रोकोर्टिसोन लेवल राइज इन रिस्पॉन्स. नॉर्मल पर्सन में आप कॉर्टिकोट्रोपिन का इंजेक्शन देंगे तो स्टिमुलेट हो जाएगी एड्रिनल ग्लैंड और हाइड्रोकोर्टिसोन की लेवल राइज हो जाएगी. लेकिन एडिसन्स डिजीज़ के केस में ऐसा कुछ इंक्रीज नहीं होता आफ्टर कॉर्टिकोट्रोपिन इंजेक्शंस. ये जो नई टेक्निक्स जब डिस्कवर हुई थी तो उन्होंने एक डिस्क्लोज किया था अ ग्रुप ऑफ केसेस ऑफ माइल्ड एडिसन्स डिजीज़ का with resting hormone levels in lower part of the normal range but no reserve capable of responding to corticotropin. यानी जो माइल्ड एडिसन्स डिजीज़ थी उनका जो रेंज आता था हाइड्रोकोर्टिसोन का वो लोअर लेवल पे रहता था, नॉर्मल रेंज की लोअर लेवल पे. लेकिन ऐसा कोई एडिसन रिजर्व उनके पास नहीं था कि कॉर्टिकोट्रोपिन इंजेक्शन के बाद वो हाइड्रोकोर्टिसोन की लेवल्स बढ़ जाएं, वो उतनी ही रहती थी. So, it is believed that these patients have a small remnant of adrenal cortex that is being continuously and intensively stimulated by corticotropin secreted by the patient's pituitary gland. In this way, the adrenal remnant, यानी जो adrenal gland का remnant बचा है, वो is able to maintain the hormone levels within the normal range, but there is no reserve for response to stress and no increase following injections of corticotropin. Corticotropin के बाद ऐसे patients में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा और इसलिए वो माइल्ड एडिसन्स डिजीज़ के रेंज में आ गए. इसीलिए ये इंटरेस्ट वाली बात थी उस वक्त मेडिकल साइंस के लिए कि ये पेशेंट्स विद माइल्ड और इनकम्प्लीट एडिसन्स डिजीज़ ऑफन शो एन अनयूजुअल डिग्री ऑफ पिगमेंटेशन देखने को मिलती थी. दे आर बिलीव टू बी प्रोड्यूसिंग ग्रेटली इंक्रीज अमाउंट ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन and there is evidence that corticotropin itself has some melanocyte stimulating action unconnected with the true melanocyte stimulating hormone. corticotropin का अपने आप में एक एक्शन था जो कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग एक्शन माना गया था, जो कि जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं था विथ ट्रू मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ कोई कनेक्शन नहीं था. तो जो सिवियर केस था एडिसन्स डिजीज़ का वो रेयरली प्रॉब्लम प्रेजेंट करता था डायग्नोसिस में, क्योंकि पिक्चर बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती थी. पेशेंट जो है क्या क्या कंप्लेन करते हैं, लॉस ऑफ वेट, लैसिट्यूड, थकान, एंड सून बिकम्स नोजिएटेड एंड मे स्टार्ट टू वॉमिट की फीलिंग होती है, फिर वो वॉमिट करना शुरू हो जाता है. जो एग्जामिनेशन के वक्त हाइपोटेंशन देखने को मिल सकती है, यानी ब्लड प्रेशर लो देखने को मिल सकता है. उसके बाद पिगमेंटेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन. एक एडिसन्स डिजीज़ में कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंटेशन कहते हैं होती है, जिसको एडिसोनियन पिगमेंटेशन कहते हैं, जो कि एक सिम्टम ऑफ एडिसन्स डिजीज़ हो गई. और ये कैरेक्टराइज्ड होती है बाय पैटर्न ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन दैट ऑफन इन्वॉल्व्स फोटो एक्सपोज्ड एरिया. यूजुअली जनरलाइज पिगमेंटेशन होती है लेकिन फोटो एक्सपोज्ड एरियाज पे ज़्यादा होती है, यानी जो एक्सपोज्ड एरिया हैं सन के. फ्लेक्चुरल एरियाज में ज़्यादा होती है, म्यूकोजल साइट्स पे ज़्यादा होती है. डार्कनिंग ऑफ पामर क्रीजेस देखी जा सकती है, फ्लेक्चुरल एरियाज की डार्कनिंग, म्यूकोसल साइट्स की, एंड पेरियंगुअल फोल्स यानी जनरलाइज स्किन हाइपर पिगमेंटेशन इसमें देखी जाती है, जो कि डिफ्यूज भी हो सकती है.
ये एडिसन्स डिजीज़ का जो है टिपिकल पिगमेंटेशन है, जो हो सकता है कि पूरे बॉडी पे हो, लेकिन सर्टेन एरियाज पे ज़्यादा मार्क्ड दिखेगी, जो हमने अभी पढ़े हैं। तो इफ़ बायोकेमिकल स्टडीज़ आर मेड, plasma sodium concentration will be found to be reduced and the plasma potassium and blood urea levels raised Addison's disease में. Despite the reduction of plasma level, an appreciable amount of sodium continues to be excreted in urine. Although plasma sodium level कम है, लेकिन यूरिन में appreciable amount of सोडियम जो है आप एक्सक्रीट करते हैं ऐसे पेशेंट्स. यदि ऑल्ट्रेशंस जो फाइंड होते हैं वो डेंजरस होते हैं टू डिले ट्रीटमेंट while further investigations are made because the patient is approaching an Addisonian crisis. यदि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की वजह से हम ट्रीटमेंट डिले कर देंगे तो पेशेंट के लिए डेंजरस प्रूव हो सकता है, क्योंकि वो एडिसोनियन क्राइसिस को ऑलरेडी अप्रोच कर रहा है. ट्रीटमेंट जो है कॉर्टिसोन से एंड सोडियम क्लोराइड से शुड बी स्टार्टेड एट वंस एंड अ ड्रामेटिक रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट विल कन्फर्म द डायग्नोसिस. यानी इमीडिएटली पेशेंट ठीक होने लगता था कॉर्टिसोन और सोडियम क्लोराइड के ट्रीटमेंट को शुरू करते. तो ये जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, ड्रामेटिक रिस्पॉन्स होता है सर्टन ट्रीटमेंट के बाद, वो कंफर्म करता था कि हाँ भाई इसको एडिसन्स डिजीज़ ही है. जो माइल्ड एडिसन्स डिजीज़ के पेशेंट्स होते थे वो प्रेजेंट करते थे डिफ़िकल्ट डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम, क्योंकि पूरी पेशेंट पिक्चर डिजीज़ के लिहाज से पूरी डेवलप नहीं हुई है. तो वेग इल हेल्थ, जिसका पता नहीं चलता कि क्यों है ऐसी इल हेल्थ, वो वेग सिम्टम्स आने लगते थे. मॉडरेट हाइपोटेंशन, कभी कभी बीपी थोड़ा कम हो जाता था, आर कॉमनली इनकाउंटर्ड इन ओपीडीज बट आर रेयरली ड्यू टू एडिसन्स डिजीज़. क्योंकि उस तरफ दिमाग जाता ही नहीं कि ठीक है नॉर्मल किसी और वजह से ऐसे सिम्टम्स होंगे. टिपिकल एडिसोनियन पिगमेंटेशन इज़ अ वैल्यूएबल साइन. यदि माइल्ड एडिसन्स डिजीज़ के केस में भी टिपिकल एडिसोनियन पिगमेंटेशन देखने को मिल रही है तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती है टुवर्ड्स द डायग्नोसिस. ब्लड यूरिया और प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ऑफन नॉर्मल होते हैं माइल्ड केसेस में, एंड दिस डज नॉट रूल आउट अ डायग्नोसिस ऑफ एडिसन्स डिजीज, बट इट डज मीन दैट इफ इट इज़ सेफ टू डिले ट्रीटमेंट वाइल फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर अंडरटेकन. यानी जब तक ब्लड में डी अरेंजमेंट्स नहीं आए हैं तब तक आप और इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट कर सकते हैं एडिसन्स डिजीज़ के लिए, क्योंकि वो उतना डेंजरस नहीं है कि इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू करना पड़े. ऐसा उस वक्त ऑथर का मानना था. Urinary steroid excretion will be at the lower limit of normal range and of little diagnostic value mild cases में. Number of special tests जो है suggest किए गए थे उस वक्त, of which the best known is the Robinson Power Kelper test. अब इस टेस्ट में जो है स्टडी ऑफ वाटर, यूरिया एंड क्लोराइड एक्सक्रीशन इन्वॉल्व होती है. ये बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स देता था, एंड ऑल्दो इट हैज़ बीन ऑफ ग्रेट वैल्यू इन पास्ट इज़ नाउ सुपरसीडेड बाय द कॉर्टिकोट्रोपिन टेस्ट. यानी 57-58 तक भी रॉबिन्सन पावर कैल्पर टेस्ट जो है पुराना माने जाने लगा था और अब कम वैल्यू का हो गया था, क्योंकि कॉर्टिकोट्रोपिन टेस्ट आ चुका था और रॉबिन्सन पावर कैल्पर टेस्ट जो है बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव्स भी दे रहा था. कॉर्टिकोट्रोपिन के टेस्ट के केस में जो इंजेक्शंस ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन दिए जाते थे यूजिंग इंट्रावीनस इन्फ्यूजन्स और डेली इंजेक्शंस ऑफ द लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोट्रोपिन जेल. यदि कोई एड्रिनल कॉर्टिकल रिजर्व है तो एब्सोल्यूट eosinophil count in the blood and the ratio of sodium to potassium in the urine will fall, and the 24-hour urinary excretion of cortisone metabolites, that is 17 hydroxycorticosteroids and 17 keto steroids will rise. ये पिक्चर बनाई गई कि कॉर्टिकोट्रोपिन के बाद यदि कोई भी एड्रिनल कॉर्टिकल रिजर्व प्रेजेंट है तो कॉर्टिकोट्रोपिन के इंजेक्शन देने के बाद जो एब्सोल्यूट eosinophil काउंट ब्लड की है और जो रेशियो ऑफ सोडियम टू पोटेशियम इन द यूरिन है वो दोनों गिर जाएंगे, और जो 24-hour यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोन मेटाबोलाइट्स हैं जो कि 17 हाइड्रोक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड 17 कीटोस्टेरॉइड्स जो है वो बढ़ जाएंगे. पहले वाले घट जाएंगे, ये वाले बढ़ जाएंगे. तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉर्टिसोन जो है उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया ट्रीटमेंट ऑफ एडिसन्स डिजीज. बिफोर दिस द पेशेंट्स वर गिवन डीऑक्सीकोर्टोन, एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड इन सम केसेस एड्रिनल कॉर्टिकल एक्सट्रैक्ट. ये सब पहले देते थे जब तक कॉर्टिसोन की डिस्कवरी नहीं हुई थी या अवेलेबल नहीं था देने के लिए.
They seldom felt well and were liable to crisis that sometimes proved fatal. यानी कॉर्टिसोन से पहले जो भी ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाती थी वो कभी कभी तो ठीक होती थी पेशेंट के लिए, लेकिन ज़्यादातर वो फेल हो जाती थी और पेशेंट जो है लाइबल टू क्राइसिस रहते ही थे, जो कि समटाइम्स फेटल यानी डेथ भी हो जाती थी कभी कभी पेशेंट की। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स प्रूव हुआ है, एंड कॉर्टिसोन हैज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फिजियोलॉजिकल एक्शंस, ऐसा उस वक्त देखा गया। जो मेन स्टेज ट्रीटमेंट इज कॉर्टिसोन इन डोजेज ऑफ 25 to 37.5 mg पर डे, ऐसा उस वक्त डिसाइड किया गया। और एडिसन्स डिजीज इज नॉट अ वेरी कॉमन कंडीशन, लेकिन अ ग्रेट डील हैज़ बीन लर्नड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एड्रिनल insufficiency by observing patients who have undergone total adrenalectomy for a malignant disease। और मतलब कि एड्रिनल इंसफिशिएंसी इतनी ज़्यादा कॉमन डिजीज़ नहीं थी कि बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा सके उन पेशेंट्स पे, लेकिन जो टोटल एड्रिनलेक्टमी के पेशेंट्स थे, यानी जिनकी एड्रिनल ग्लैंड्स कम्प्लीटली रिमूव की जा चुकी थी स्पेशली मैलिग्नेंट केसेस में, उनको ऑब्जर्व करके उनके ऊपर रिसर्च करके काफ़ी जो है एडिसन्स डिजीज़ के फीचर्स जो है डिस्कवर हुए। ये पेशेंट्स आर यूजुअली जो कंप्लीट एड्रिनलेक्टमी के पेशेंट्स थे उनको भी यूजुअली दिया जाता था क्या, अ लार्जर डोज ऑफ कॉर्टिसोन दैट इज 50 milligram per day, and this produces a sense of well-being that is beneficial in patients with widespread cancer. Maintenance of sodium balance in Addison's disease and after total adrenalectomy presents a problem because aldosterone is not available for replacement therapy। उस वक्त एल्डोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए अवेलेबल नहीं था, इसलिए सोडियम बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल था दोनों ही केसेस में, एडिसन्स डिजीज के भी और टोटल एड्रिनलेक्टमी पेशेंट्स के केसेस में भी। कॉर्टिसोन itself has a slight mineralocorticoid action, and if the salt intake is high, cortisone therapy alone may be sufficient। अगर सॉल्ट इंटेक आप हाई रखेंगे तो कॉर्टिसोन का जो अपना थोड़ा सा मिनरल कॉर्टिकोइड एक्शन है उसकी वजह से पेशेंट ठीक फील करेगा। कुछ पेशेंट्स में जो सॉल्ट डिप्लीटेड हो जाते हैं, एंड दिस मे बी रिकॉग्नाइज बाय लॉस ऑफ वेट, फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर, बायोकेमिकल चेंजेस स्पेशली राइजिंग ब्लड यूरिया एंड प्लाज्मा पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशंस। जो है इस थेरेपी के बाद भी सॉल्ट डिप्लीटेड हो सकते हैं कुछ पेशेंट्स जिनके ये सिम्टम्स आ सकते हैं। एक्स्ट्रा सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन उन पेशेंट्स को देना पड़ता है, जैसे कि उसकी वजह से एंड मे बी प्रोवाइडेड बाय मंथली इंजेक्शंस ऑफ डीऑक्सीकोर्टोन ट्राईमीथाइल एसिटेट और टैबलेट्स उस वक्त देनी पड़ती थी। ऑफ टैबलेट्स किसकी, टैबलेट्स ऑफ द फ्लोरीन सब्सटीट्यूटेड 9-alpha फ्लोरोहाइड्रोकॉर्टिसोन विच हैज़ ग्रेटली एनहेंस्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, क्योंकि कॉर्टिसोन की मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी कम ही थी। तो ये सब दिया हुआ है एडिसन्स डिजीज़ के नीचे इस चैप्टर में। उस वक्त जितना एडिसन्स डिजीज़ के बारे में पता था, क्या ट्रीटमेंट उस वक्त होने लगा था पेशेंट का, और अभी एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या चलता है वो एक एलोपैथिक डॉक्टर अच्छे से बता पाएंगे। होम्योपैथी में एडिसन्स डिजीज़ का ट्रीटमेंट जो है पेशेंट की पूरी पिक्चर देख के और उस पे अभी क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, डिजीज़ के नेचुरल सिम्टम्स आ रहे हैं या अभी डिजीज़ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, या किस तरीके से डिजीज़ प्रोग्रेस हो रही है, उसके अकॉर्डिंग दवाई चेंज की जाती है, जो होम्योपैथी का जो मैं बता सकती हूँ। So that's it for this video. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.